सारी जानकारियाँ भी दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो जो लिंक है उसको वहाँ से गूगल फॉर्म खोल लीजिए, गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा सभी लोग। ऑडियो वीडियो ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब फॉलो कर लिए, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए जो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है, जिनकी वैक्सीन लग रही है, उनसे एक छोटा सा निवेदन है, कोई आपसे कहेगा नहीं, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग सलाद खाते, सैलेड खाते, खाने के साथ में संभव हो तो उसमें सिरका डाल के खा लिया कीजिए, है ना, अगर संभव हो तो, क्योंकि कुछ ब्लड क्लॉटिंग के कुछ केसेस आए थे, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो बेहतर रहेगा। एप्पल साइडर विनेगर होता है ना, केमिकल वाले की ज़रूरत नहीं है, एप्पल साइडर विनेगर आराम से हर जगह मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर खा लें, थोड़ा सा सैलेड में डाल के, तो बहुत बेहतर रहेगा। बासु चौहान जी, धन्यवाद भैया आपका। तो खैर, इंडिया का नमस्कार ऑफिशियली भारत कब किया जाएगा? होगा सर, जब भी होगा ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करें, और शुरू करने में सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? आपकी सेहत की बात से ना। तो आपकी सेहत की बात ये रही आपके सामने। यूएस कोरोना वायरस केसेस हिट रिकॉर्ड हाई, रिकॉर्ड हाई हिट कर दिया। कितना हिट हो गया भाई? आइए ज़रा देखें नीचे आके। 2,58,312 पिछले 7 दिनों में, है ना, ये इनका स्थिति आ रही 2,58,312 की। तो रिकॉर्ड हाई कोरोना केसेस यूएस में इस समय, अमेरिका में आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका की बात कोई नहीं कर रहा। जो लोग यहाँ की फ़ोटोग्राफ वगैरह दिखा रहे थे, वहाँ की फ़ोटोग्राफ नहीं दिखा रहे, सब चुप है। अमेरिका में हो रहा है, यूके में हो रहा है, सब जगह रिकॉर्ड हाई केसेस आ रहे हैं, सभी जगह कमोवेश एक जैसा ही हाल है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमको उसको देखना होगा। वायरस वापस आ रहा है, भारत में कैसे रोकना, ये तमाम सारी चीज़ें हमको समझनी होंगी, राइट। तो 2 चीज़ें, पहली तो विश्व में फैल रहा, भारत में कैसे रोकना, और रोकने के लिए तो बात तब हम करें जब कुछ बात हो। ये मुंबई की तस्वीरें हैं, बांद्रा रिक्लेमेशन इन मुंबई, और क्या स्थिति है यहाँ की, ये आपके सामने है। बम्पर भीड़ है, किसी को चिंता नहीं है। तो ये बांद्रा की तस्वीर है, बांद्रा रिक्लेमेशन की, ये आपके सामने है। तो भारत में तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वहाँ है बोले यूएस में, यूएस में होने, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो भाई देख लीजिए, विचार कर लीजिए, बाद में ना कहिएगा बताया नहीं था। और बाद में फिर आप सिलेंडर के लिए या इसके लिए उसके लिए भागोगे, या बेड के लिए भागोगे, या इलाज के लिए भागोगे, तो एक साथ अगर बहुत सारे केस होंगे तो फिर संभव नहीं होगा इलाज हो पाना। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ आप भागते रहेंगे और अननेसेसरी हॉस्पिटल्स को ऑक्यूपाई कर देंगे एक बीमारी से, बाकी बीमारी वाले कहाँ जाएँ, उनका क्या होगा? ना ऑपरेशंस होते हैं, ना कुछ होता है। सोचिए कितना बुरी स्थिति है। सो इसलिए थोड़ा सा विचार हमको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। तो ये आपने देखा बांद्रा रिक्लेमेशन का। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आइए। और ये वीडियो, हमारे यहाँ इतने समझदार लोग हैं, ये वीडियो दिल्ली से आ रहा है। मुंबई से सीधे दिल्ली की फ़्लाइट लीजिए और दिल्ली आ जाइए, और दिल्ली में देखिए ज़रा दिल्ली में क्या हाल है। तो दिल्ली का हाल आप देखकर आप गदगद हो जाएंगे। ये लीजिए, इस वीडियो को देखिए, सीसीटीवी फुटेज है। ये देखिए, ये आदमी बिना मास्क के है, और ये बैंक के सिक्योरिटी गार्ड वाले से कहासुनी कर रहा है। और सिर्फ कहासुनी नहीं कर रहा है, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे क्या हुआ। ये देखिए, ये इसने मारना शुरू कर दिया, इसके साथ ये औरत भी लग गई मारने की, और इसको गिरा दिया सिक्योरिटी गार्ड को।
मास्क नहीं लगाएंगे, भले ही मारेंगे पीटेंगे सिक्योरिटी गार्ड को। अब बाकी लोग भी आ गए, उन्होंने भी इसको पकड़ के बाहर किया, बोले सही तो कर रहे, सही तो कह रहा है भाई सिक्योरिटी गार्ड बैंक का। तो ये स्थिति है, बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को पटक दिया, बंदूक छीनने का प्रयास, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। ये दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझिए दिल्ली में किस तरह के लोग रहते हैं। ये देखिए, ये अभी भी चालू है। और ये झगड़ाबाजी लगातार चलती रही। ये झगड़ाबाजी लगातार चलती रही। तो बैंक के गार्ड के साथ मारपीट, ये सब। मास्क नहीं लगाना है। पता नहीं मास्क में से कौन से कांटे लगते हैं, समझ में नहीं आता। कुछ लोग कह रहे थे मास्क लगाने से मर जाएंगे। मुझे तो 2 साल हो गए लगाते हुए, अब तक नहीं मरा, अभी तक ज़िंदा हूँ। वो कौन है जो मास्क लगाने से मर जाते हैं, जिनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है? मेरी तो अभी तक नहीं हुई है ना। ये चीज़ें हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। खैर, तो दिल्ली का तो ये हाल है। राजस्थान का क्या हाल है, ज़रा राजस्थान का देख लें। मास्क नहीं लगाना दिल्ली वालों को। राजस्थान में कोरोना के मामलों ने उड़ाई सरकार की नींद, सभी कलेक्टर्स को किया अलर्ट। तो साहब अचानक से एकदम से बढ़ गए, एकदम से केसेस बढ़ने लगे। तो सभी कलेक्टर्स को आदेश दिया गया है, नया अलर्ट जारी कर दिया गया कि भाई आप जो है पूरी तैयारी कर ले। लेकिन इसके बावजूद, मतलब केसेस बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद वहाँ पर एक जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हम जो होटल्स है, बट ऑब्वियस है होटल्स के, और ये जो न्यू ईयर के जो फंक्शंस है, इसको हम चालू रखेंगे। तो चालू रखिए, अच्छी बात है। हमने भी कहा कि होटल्स वालों का काफ़ी नुकसान हुआ, अब नहीं होना चाहिए। तो लेकिन चालू रखने में कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि लोग जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। मेरे ख्याल से शायद कुछ फॉलो नहीं होने वाला, बाद में स्थिति बिगाड़ लेंगे, फिर कहेंगे कि अब फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। तो राजस्थान की स्थिति है, महाराष्ट्र की आपने देख ही ली, गुजरात की भी देख लीजिए। गुजरात में भी क्या हाल है। कोरोना इन गुजरात में कोरोना के मामलों में भारी उछाल, एक दिन में आए इतने केस। 278 कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक दिन में, सिंगल डे में। ये गुजरात में। तो धीरे धीरे वापस कोरोना अपनी दस्तक दे रहा, धीरे धीरे वापस कोरोना वापसी कर रहा। तो दिल्ली में कितने केसेस हैं? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोगों ने पूछा कितने केसेस हैं, ज़रा देख लें उनका जवाब क्या आया। स्वास्थ्य मंत्री जी हैं दिल्ली के। कितने केसेज हैं सर ओमिक्रॉन के अभी दिल्ली में? कितने केसेज हैं सर ओमिक्रॉन के अभी दिल्ली में? कितने केसेज हैं सर ओमिक्रॉन के अभी दिल्ली में? 160,000। सर जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया डेटा उसके मुताबिक तो 238। पत्रकार बता रहे हैं मंत्री महोदय अभी तक नहीं बता पाए, स्वास्थ्य मंत्री जी। ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, भगवानी माले के दिल्ली का। अभी किया क्या? जी रोज सुबह हर सुबह जो करते हैं वो आज सुबह का डेटा 229 और उनके मुताबिक 57 के आसपास डिस्चार्ज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कितने केसेज हैं सर ओमिक्रॉन? तो साहब मंत्री जी आखिर तक नहीं बता पाए कि कितने केसेस हैं कितने नहीं हैं, लास्ट तक नहीं बता पाए। खैर, बड़े कमाल की बात है। तो मंत्री जी तो नहीं बता पाए। आइए देख लेते हैं क्या केसेस हैं दिल्ली के। कोरोना वायरस केसेस इन दिल्ली। दिल्ली में कोरोना विस्फोट, आज आए 900 से अधिक केस। 900 से अधिक केस आए हैं, जिसमें ओमिक्रॉन के मामले हैं। अब तक यहाँ 238 मामलों में ओमिक्रॉन के मामले पाए गए। बाकी 900 ऐसे केस हैं जो सिर्फ दिल्ली में कोरोना के 900 नए केस आज की तारीख में मिले। 1059 केसेस टुडे इन WB। सभी जगह बढ़ रहा है, सभी जगह बढ़ रहा है।
तो ये स्थिति है साहब कोरोना को लेकर, कमाल की बात है। लेकिन इसके बावजूद लोग सीरियस नहीं है। तो दिल्ली में मंत्री जी को नहीं मालूम कितने केसेस हैं, अखबार वालों को मालूम है 900 केस हैं, तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? उनको हटाना चाहिए या मुख्यमंत्री जी किसी और को लगाएं। ऐसे नाकारों को क्यों लगा रखा? आइए देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं वो भी देख लें। क्रिसमस पर केजरीवाल ने देश भर के अखबारों में दिया फुल पेज ऐड, करदाताओं के पैसे की बर्बादी पर भड़के लोग 2 साल में 800 करोड़ किए खर्च। लीजिए साहब, 2 साल में 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये काम कर रहे हैं। ये इनका काम है केजरीवाल जी का। ऐसे चलेगी सरकार तो भाई मंत्री जी को पता कैसे होगा, कैसे मालूम होगा कि 2 साल में 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने तो ऐड से मतलब है, मंत्री जी को आंकड़ों से मतलब ही नहीं। उन्हें आंकड़ों से इससे मतलब है कि हमने ऐड कितना खर्च किया है, उसमें हमारा जो कट आएगा, जो कमीशन आएगा, वो उससे मज़े करेंगे ना। और दूसरी बात, अखबार वाले उल्टा सीधा नहीं छापेंगे। कोई नहीं बताएगा आपको कि मंत्री जी आज बता ही नहीं पाए। ये किसी अखबार ने, किसी मीडिया हाउस ने नहीं छापा कि मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री ये नहीं बता पा रहा है कि आज कितने केसेस आए। बड़े शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मनाक घटना है। टिनसुम कहते हैं जय श्री राम गुरु जी, मेरी फीस। धन्यवाद भैया। नारायण शंकर जी, कोविड विल स्प्रेड टू 5 स्टेट्स गोइंग टू इलेक्शन। बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। कमाल है। तो ये स्थिति है इनकी, जिनको यही नहीं पता कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ, कितनों को नहीं हुआ। ऐड में लेकिन 800 रुपये चले गए, 800 करोड़ रुपए चले गए। कोई पहली बार नहीं गए हैं। आइए इनकी ऐड की हिस्ट्री देख लेते हैं। हाँ, ये ऐसे दनादन देखिए, ऊपर भी ऐड, नीचे भी ऐड, सब जगह ऐड, चारों तरफ ऐड था। क्या 29 दिसंबर को पास होगा अन्ना हजारे का लोकपाल, जन लोकपाल बिल। आज 29 ही है, हमने सोचा याद दिला दे। भाई याद दिला दे। 29 तारीख है भाई साहब। कौन सी 29 थी ये तो बता दो, कौन सी 29 थी ये तो बता दो भैया। यही समझ में नहीं आ रहा कि 29 कौन सी है। ऐसी कौन सी 29 तारीख है भाई, कितने साल बाद आएगी। खैर, तो कोरोना की बात चल रही, तो क्या कोरोना का ऐसे ही चलता रहेगा? क्या सब जगह इसी प्रकार से फैलता रहेगा? क्या हम इसी प्रकार से जीते रहेंगे? तो देखिए 2 सवाल है। एक तो ये है कि हाँ शायद हो सकता है इसी प्रकार से चलता रहे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा बड़े विकराल रूप में शायद अब ना आए, लेकिन चलता रहेगा फिलहाल, ऐसा लगता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात पर आते हैं कि WHO की फाइंडिंग क्या बोलती है, वो भी देख लेते हैं। एक्यूट फेज ऑफ पेंडेमिक कुड एंड इन 2022, WHO। तो जो एक्यूट फेज है पेंडेमिक का, वो 2022 में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहना है कि 2022 में ख़त्म हो जाएगा एक्यूट फेज। चलिए भाई, अच्छी बात है, फिर कोई दूसरी नई बीमारी ना आ जाए। दिक्कत तो इस बात की है, लेकिन फ़िलहाल आपको कोरोना से, अच्छी खबर ये है कि कोरोना से फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कोरोना से आपको निजात मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। 2022 तक आपको निजात मिल जाएगी। ये तो एक कोरोना से रिलेटेड बात। अब आज की एक बड़ी खबर। बड़ी खबर क्या, उस बड़ी खबर को भी देखें। न्यायाधीश नज़ीर बोले, उपनिवेशिक न्याय प्रणाली को बाहर करने का समय ज़रूर पढ़ाया जाए प्राचीन भारतीय न्याय शास्त्र। कहते हैं न्याय शास्त्र पढ़ाया जाए, उपनिवेशिक न्याय प्रणाली को बाहर करने का समय, यानी जो जिस एजुकेशन सिस्टम या जिस न्याय जुडिशियल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली अंग्रेज़ों का उपनिवेशिक है, कॉलोनियल है, उसको बाहर किया जाए। और जो भारत का है, जो भारत का मूल न्याय व्यवस्था, उसको लागू किया जाए। कौन बता रहा है? उपनिवेशिक न्याय व्यवस्था को भारतीय समाज के लिए अनुपयुक्त बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर ने कहा कि हमें अपने देश में कानून के छात्रों को प्राचीन भारतीय न्याय शास्त्रों के बारे में ज़रूर पढ़ाना चाहिए। तो साहब कौन कह रहे हैं? अब्दुल नज़ीर, जस्टिस अब्दुल नज़ीर, सुप्रीम कोर्ट के जज। यही बात, अच्छा इस पर कोई ज़्यादा विवाद नहीं हो, सब चुप है। यदि यही बात किसी हिंदू ने कर दी होती तो अब तक तो भैया पता नहीं क्या होता। किस्मत अच्छी है, अब्दुल नज़ीर जी ने ये बात बोली। नितिन जी, ग्रेट वर्क, बट टेंशन होती है, नकली नेता केजरीवाल ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मोदी जी को विकल्प बन सकते हैं आने वाले टाइम में। नहीं देशभक्ति, ऐसे नौबत कभी नहीं आएगी, बहुत बड़ी बात होती है देश में आना। गौरव पांडे जी कहते हैं राम राम सर, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। धन्यवाद गौरव पांडे जी।
तो मनुस्मृति मनुस्मृति चिल्लाने लगते अब तक लोग। आइए और पढ़ ले जा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा मनु की प्राचीन न्याय प्रणाली भारत के लिए बेहतर। अरे बाप रे, मनुस्मृति आ गई। वकील साहब का नाम है जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, इसलिए कोई हंगामा नहीं हुआ। 27 तारीख को उन्होंने कह दिया ये, आज 29 हो गई, 2 दिन हो गए। हमने कहा देख लेते हैं इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सब चुप है, सबके मुंह पर ताले हैं, कोई नहीं बोल रहा। कौन कौन सी उन्होंने बात करी? मनुस्मृति, आइए देखें। neglect of ancient Indian legal giants like Manu Kautilya and adherence to colonial legal system detrimental to constitutional goals, Justice अब्दुल नज़ीर। तो साहब कहते हैं कि मनु लीगल जाइंट्स बोलते हैं, इंडियन लीगल जाइंट्स, निग्लेक्ट ऑफ एंशियंट लीगल जाइंट्स लाइक मनु एंड कौटिल्य, इनको निग्लेक्ट करना और कॉलोनियल लीगल सिस्टम को अपनाना, इस वजह से भारत की ये स्थिति है, भारत इतनी दुर्गति में पहुंच गया है। ऐसा जस्टिस साहब का, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नज़ीर साहब का कहना है। क्लियर है? यही बात यदि कोई दूसरा कहता तब क्या होता? यही बात मान लीजिए इनकी जगह नाम होता जस्टिस मिश्रा, जस्टिस पांडे या जस्टिस शुक्ला, तब क्या होता? तब अब तक मनुस्मृति की कॉपियां जलाई जाने लगी होती, अब तक सारे निकल कर बाहर आ गए होते। अभी कोई बाहर नहीं आया, सब चुप है। कोई नहीं बोल रहा है। अब इनको कोई संगी नहीं बोल रहा भाई, हो सकता कुछ दिनों में आ जाए, इनको ही बोलने लगे। तो ये है। आज मेरी अम्मा की डेथ हो गई, सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। कुणाल राजपूत जी। जी कुणाल जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सिस्टम हो गया। अच्छा, कुल मिलाकर एक चीज़ देखिए, अब जुडिशरी में बैठे लोग खुद ये मान रहे हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो सही नहीं है, वो जुडिशियल सिस्टम गलत है, उपयुक्त नहीं है, कम से कम भारत के लिए उपयुक्त नहीं, और जो पुराना सिस्टम था वही सही था। हम भी तो ये कह रहे हैं उसी एजुकेशन सिस्टम और उसी पूरे सिस्टम को लाया जाए, क्या बुराई है इसमें? अब तो जस्टिस साहब कह रहे हैं, हमने तो जुडिशियल सिस्टम की बात नहीं करी थी, जस्टिस साहब ने खुद ने कह दिया मनुस्मृति लागू कर दो। अब कोई कुछ नहीं कह रहा, सब चुप बैठे हैं। थोड़ा ध्यान इस पर भी दे लो। तुषार जी कहते हैं जस्टिस अब्दुल माई काइंड ऑफ मुस्लिम। हाँ बिल्कुल तुषार जी, एब्सोल्युटली। चुप होने का कारण है कि पुरुष और स्त्री की गवाही का अनुपात 1:2 है, वो भी बताया जाएगा तो कम्युनिस्ट की फेमिनिस्ट डिवीजन की चुप्पी की वजह से पूरी पोल खुलेगी। हाँ सही बात है। देशभक्ति नितिन जी सैल्यूट, बहुत अलग ही देशभक्ति वाला माइंडसेट चाहिए, इतनी लेट आके लाइव करना और लोगों को जगाना देश हित में। धन्यवाद देशभक्त जी। बिल्कुल, माइंडसेट बहुत क्लियर होता है और गोल एकदम क्लियर होता है, और वो गोल ये क्लियर होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य राष्ट्र की सेवा है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान समय या किसी और चीज़ से नहीं आना चाहिए ना, वो लगातार चलेगा। ठीक है ना, तो ये है। तो अरे ये तो जातिवादी है, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है। बिल्कुल सही बात है, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। अब इस बारे में कोई नहीं बोल रहा, सब चुप है। कमाल हो गया। खैर, तो सिस्टम आपके यहाँ का जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम था, जो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ के जो पास हुए थे, वो सिस्टम फेल हो रहा है, ऐसा जस्टिस साहब का कहना है। जो अभी 4-5 करोड़ जो मुकदमे हो चुके हैं पेंडिंग जो पड़े, वो भी यही गवाही दे रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि सरकार इस पर ध्यान से सोचे, समझे, खुद जुडिशरी में बैठे लोग इसको समझें और इसको समझने का प्रयास करें कि आखिर इनको करना क्या है। राइट, चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। बड़े उद्घाटन हुए हैं सुना वहाँ पर, है ना। ये तो आप लोग भगवाकरण कर रहे हो ना, कोर्ट का भी भगवाकरण हो रहा है, जुडिशरी का भी भगवाकरण हो रहा है। तो भगवाकरण कहाँ हो रखा है? यूपी में। तो यूपी चलें जरा। मेट्रो का बड़े उद्घाटन हुए थे, आइए मेट्रो का उद्घाटन के बाद की तस्वीरें देख ले। हा, क्या बात है। सपा के गुंडे मेट्रो की सुंदरता को
क्षीण करते हुए, सुंदरता में लगे गुब्बारे फोड़ते हुए। देखिए, ये देखिए, ये देखिए पार्टी आई है, ये देखिए। तो साहब गुब्बारे फोड़ दिए, जो तिरंगे की जो ये चुनरी स्टाइल में लगाया गया था ये निकाल दी, उखाड़ दी, इसको फाड़ के ले गए अपने साथ। सपा के गुंडे ये काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने अब दिखाया आपको गाड़ी किस तरह से तोड़ी गई। अब इस पर उतर आए, जो अच्छा बना है, यदि सुंदरता कहीं है तो उसको उखाड़ कर फोड़ देना। गुब्बारे घर भी ले जाते तो हम समझते कि शायद बच्चों के खेलने काम आएंगे, लेकिन गुब्बारों को वहाँ फोड़ देना ये अभी तक समझ में नहीं आया। ये उसी दिन किया, ठीक उसी दिन, इनॉग्रेशन के तुरंत बाद, ताकि बाद में लोग आए तो उन्हें अच्छा सुंदर ना दिखे, खराब कर दो इसको। ये किस प्रकार की मानसिकता है, समझ में नहीं आता। ये कैसी मानसिकता, बना तो कुछ पा नहीं रहे, यदि कोई बना रहा तो उसको ख़राब कर दो। अरे भाई लगा रहने दो, क्या बिगड़ जाएगा? अगर अच्छा दिखेगा तो क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर अच्छा दिखेगा तो वोट नहीं मिलेंगे। उनको लगता है लोग मोदी को, योगी को वोट दे देंगे अगर अच्छा दिखेगा तो बड़ी दिक्कत वाला काम है। कमाल है। तो ये जो आप मानसिकता देख रहे हैं ना, ये मानसिकता बहुत खतरनाक है, और ये मानसिकता उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देगी। इसलिए इस मानसिकता से बचना है। अदरवाइज़ ऐसी मानसिकता यदि हम ले आए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन लोगों से निपटना। खैर, उत्तर प्रदेश की बात चल रही, तो उत्तर प्रदेश में तो घमासान मचा हुआ है आजकल। वहाँ पर एक दीदी जा रही हैं, कहती मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो जनता ने जवाब दिया, बोले इतने उम्र में हमारे यहाँ चाची बन जाती है, लड़की कहाँ से रह गई? फिर उनका कोई जवाब नहीं आया। वी कांट इवन से दैम इलिटरेट, जानवर इनसे अच्छे। जी अश्विन जी, जानवर इनसे बेहतर है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो जो पहुंच गई हैं, पिंकी जी पहुंच गई, घर घर जा रही हैं आजकल, लोगों से सवाल जवाब भी कर रही हैं। आप भी सुन लीजिए। प्रयागराज वाई डिम्पल भाभी रैली याद आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल की इस्तेमाल हो रही है। मिट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं, अब आए ना रहे तो बंद है गए, वो भी बंद है। गैस पे सब काम होते हैं। तो ये सब महिलाएं करती हैं। गैस पे सब काम होते हैं, गैस पे सब काम होते हैं, गैस पे सब काम होते हैं, गैस पे सब काम होते हैं। कहती हैं मिट्टी का तेल आ नहीं रहा, मैंने सुना है। उन्होंने कहा मिट्टी का तेल तो बंद हो गया ना, अब नहीं आता, गैस पे ही सब काम होता है। अच्छा जी। प्रियंका जी ने इसके बाद गैस और मिट्टी के तेल की बात नहीं पूछी, चुप हो गई। तो ये सब महिलाएं करती हैं। हाँ जी, पूरे मक्खनपुर में जो काम होते हैं, फरीदाबाद के एरिया में जो पूरे काम होते हैं यही होते हैं। अब कॉफी चाहती है। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल की इस्तेमाल हो रही। फिरोज़ाबाद गई थी, वहाँ की घटना इन्होंने बताई। खैर, अब गैस की बात हो रही, कौन सी गैस है, कहाँ से गैस आ रही है, उसको भी देख ले जरा, एक नज़र उस पर भी डाल लें। लीजिए साहब, फ़ोटोशूट कराने गई थी, फ़ोटोशूट करा लिया, सामने छोटा वाला सिलेंडर रख के फ़ोटोशूट करा लिया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इलीगल होते हैं छोटे वाले, है ना, इलीगल नहीं है, इलीगल वाले, ठीक है ना। जिस तरह से इसमें रेगुलेटर लगाकर सीधे टोटी लगाकर लगाया हुआ है। लेकिन मज़े की बात ये, ठीक इसके पीछे उज्ज्वला योजना का मोदी जी का सिलेंडर रखा हुआ है, जिससे एक्चुअली काम होता है। समझ में आया आपको? इन्होंने यहाँ रख के तो दिखा दिया, लेकिन भैया फ़ोटो खींचने वाले भाई साहब, कम से कम ये तो देख लिया करो। वो लेडी कह रही है गैस से काम हो रहा है, ये पहुंच गई ये बताने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा मिट्टी का तेल बंद हो गया, गैस आनी शुरू हो गई, अब गैस से काम हो रहा है, और मोदी जी का उज्ज्वला सामने बोल रहा है। कमाल के लोग हैं। नैरेटिव भी चलाना नहीं आता, फ़ोटो खींचनी भी नहीं आती, कुछ नहीं आता। अरे खींचनी तो कम से कम इतनी क्रॉप कर लेते, कुछ तो इज्जत बचती। खैर क्या बोलें। अब मूर्खों की तो खैर कमी नहीं है, क्या करें, मूर्ख तो हर जगह मौजूद है। अगर कांग्रेस में मौजूद है तो अपने आप ही मौजूद है। रोज़ बोलना पड़ता लाइक कर लो, आज फिर वो लाइक का डिफरेंस है। यूपी वाले इस मौके में पिंकी दीदी से जरा पोछा करवा लो, बर्तन धुलवा लो। हाँ ये बात भी सही है, उसके लिए भी 400-500 कैमरे ले आएंगे, करेंगे कुछ नहीं। सर कल वीडियो में मोदी जी ने पैर छूने पे बोला था झुकना नहीं है, लेकिन विज्ञान कहता है कि पैर छूने से बड़ों को पॉजिटिव
पॉजिटिव एनर्जी मिलती, बड़ों की पॉजिटिव एनर्जी मिलती। जय श्री राम। उत्कर्ष सक्सेना जी, सबका अपना व्यू, कुछ लोग पैर छुलवाना नहीं पसंद करते। नेतागिरी में इस चीज़ को मोदी जी बंद कराना चाहते हैं कि नेता पैर ना छुलवाएं, है ना। नेतागिरी में जो पैर छुलाई है ना, उसको बंद किया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। बाकी आपके घर में पैर छूने से किसी ने नहीं रोका है ना, या फिर जिसका आप वाकई में सम्मान करते हैं उनको, उनके पैर छूने से भी किसी ने नहीं रोका है। दोनों ही चीज़ें क्लियर है भैया, ठीक है। झुकना कल किसी ने जवाब भी दिया था, किसके आगे झुकना मना किया है, क्या जवाब दिया था कल किसी ने? क्वीन विक्टोरिया के आगे झुकना मना किया है। आनंद बेती कहते हैं शेयर वासिम फनी विद दैट डे आई कॉल्ड एंड देन मिस्ड योर कॉल बैक सर, माय व्हाट्सएप नंबर। ऐसे तो नहीं हो सकता आनंद बेती जी, कल दोबारा कॉल कीजिएगा, है ना, गया हो, ऐसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है ना। तो खैर, तो ये तो आपने देखा यूपी का हाल है। यूपी में और भी बड़ा बुरा हाल है, चुनाव आ रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त। कल हमने आपको एक घटना बताई थी कि योगी जी का नाम गवाह ने बोला कि मुझे मारा पीटा, मेरे को प्रेशराइज़ किया, योगी जी का नाम ले दो, आरएसएस के लोगों का नाम ले दो इस बॉम्ब ब्लास्ट में, मालेगांव बम धमाके में। तो फंसाना था उनको, योगी से लेके तमाम सारे बड़े लोगों को। आज दिन भर मीडिया पर उसी चीज़ पर बहस होती रही, कल जो हमने बताया उसी पर आज बहस होती रही। और आज योगी जी भी कुछ बोले, पहले उनको सुन लीजिए। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा, उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। तो साहब योगी जी ने बड़ा जमकर आरोप लगाया। आरोप क्या मतलब, एक तरह से इनकी पोल खोल दी, पर्दाफाश कर दिया इनका। सच्चाई है, पालते पोसते किसी और को थे, आरोप किसी और पर लगाते थे। अब उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये बयान आया है गवाह का। ये कोई टाइम सेटिंग नहीं है कि कोई दूसरी फाइल चल रही हो, उसको धीरे से निकाल दिया बाहर, आज खोल दी। गवाही थी, डेट थी, उस समय गवाह ने बोला। तो अब ये इनके लिए बड़ी मुश्किल वाला काम हो जाएगा, इनके लिए बहुत सोचने वाली बात है। अब ये करें तो करें क्या। ऑफ लेट लाइक्स हैव बीन डिसअपीयरिंग, प्लीज़ चेक। होता है सर, ऐसा होता है। उसको दोबारा लाइक कर लीजिए ना, उसको आप लाइव को एग्जिट करके दोबारा आ जाइए तो लाइक कर पाएंगे आप, राइट। सर कैन एटीएस डू दैट? भाई देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ कौन सी आ रही है? यहाँ दिक्कत इस बात की आ रही है कि जो एटीएस के जो बयान है और एनआईए के जो बयान है या एनआईए की जो थ्योरी है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क है। और दोनों ही, उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार नहीं थी कि एनआईए की थ्योरी अलग हो जाए। एनआईए की थ्योरी बिल्कुल अलग है, एटीएस की थ्योरी बिल्कुल अलग है। इंटेलिजेंस की एनआईए से मिलती हुई थ्योरी है, खाली एटीएस की थ्योरी अलग है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है, ठीक है ना। तो इसलिए एटीएस पर पूरा शक होता है। वैसे सिस्टम कभी किसी को फंसाता नहीं, लेकिन जब इतने बड़ा प्रपंच अगर आपको चलाना, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, यदि आपको चलाना, कैसे चलाओगे आप? तो इसके लिए फिर ये प्रयास किए जा रहे। खैर, तो भैया ये तो आपने देखा, ये तो वही लोग हैं। योगी जी कौन से भगवा पहनकर आ जाते हैं, राम राम करने वाले। इसी से विकास हो जाएगा, राम राम करने से। बस यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ज़रा देख लें, आइए। My name is A.R. Bakshi. We had an excellent journey on this train. First of all, let me thank the Prime Minister and our Railway Minister for starting this train, which we have been dying to because of our old age. We could not cover so many places, so we got a good opportunity to cover all these places in very economical way. Excellent services on the train, no doubt. Train is good, staff is good, food was good, excellent services. We would suggest similar kind of trains to be run on other sectors also, or the frequency should be increased so that people like us
at least can benefit out of it. So it's a good initiative, and we really thank IRCTC on this side. Thank you. तो रामायण एक्सप्रेस में बैठे हैं कहते हैं भाई बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया तरह से हम लोग घूम रहे हैं। IRCTC की बहुत अच्छी इन्होंने हमें बहुत अच्छे से खाना खिलाया, बहुत अच्छे से रखा है। अंग्रेजी में बोले गपड़ चपड़, कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन बहरहाल तारीफ़ कर रहे थे मोदी जी की, योगी जी की, IRCTC की। अब हिंदी में भी सुन लेते हैं, अंग्रेज़ी में ब्ला ब्ला नहीं समझ में आई हो तो ब्ला 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 हिंदी में सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, मैं आपका इस यात्रा करवाने का ऋण तो नहीं उतार सकती, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में से 17 दिन आपको देना चाहती हूँ। भगवान जी मेरे 17 दिन आपको दे दे और आप इसी तरह और अच्छे कार्य करते हैं। धन्यवाद। ये भी रामायण एक्सप्रेस से 17 दिन की शायद जर्नी है, तो कहती 17 दिन में अपनी ज़िंदगी के आपको देना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी के 17 दिन काट कर भगवान आपके खाते में लिख दे। फिर लोग कहते हैं EVM हैक हो रही है। अब EVM तो हैक हो गई ना, जब इतना काम होगा तो बस इसी से काम हो जाएगा। ये रामायण एक्सप्रेस हो गई, यही सब इन्हीं सब टल्लेबाजी से काम हो जाएगा। काम कैसे होता है, मोदी जी इतना काम कैसे कर लेते हैं, करते भी हैं नहीं करते हैं? आइए इसको सुन लें, खुद ही सुन लीजिए धामी जी के मुंह से। और काशी में भी मंत्रियों की जो क्लास चल रही थी, हाँ, क्लास परिषद की बैठक थी, आप क्लास भी कह सकती हैं, आपको जो अच्छा लगे। हाँ, वहाँ सीखने को मिला हम लोगों को बहुत कुछ। माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका मार्गदर्शन मिला। तो बैठक चलते चलते 12:30 बज गया। 12:30 बजे बैठक खत्म हुई और ये उस पर चल रही थी, क्रूज पर। तो वो क्रूज बीच में था, उसको किनारे लाते लाते मैं समझता हूँ कि आधे घंटे का समय लग गया। अब प्रधानमंत्री जी भी खड़े रहे, हम लोग भी खड़े रहे उनके साथ। अब 1 बज गया रात का, और जब प्रधानमंत्री जी सामने खड़े थे, बीच में योगी जी थे, उस पीछे मैं था थोड़ा सा, और सारे मुख्यमंत्री गण थे, तो जाने के लिए रास्ते में खड़े थे। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी एक कार्यक्रम मेरा और है, हम लोगों की तरफ देखकर। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि रात में 1 बजे कौन सा कार्यक्रम होगा। मैं थोड़ी देर के मतलब मेरा दिमाग उस तरफ गया नहीं, तो फिर वो खुद ही बोले, उन्होंने शायद ऐसा लगा कि इनको उत्सुकता हो रही होगी, तो बोले कि मैं रात में जो सारे प्रोजेक्ट यहाँ काशी के अंदर चल रहे हैं, मैं उनको देखूंगा अब जाके, क्योंकि दिन में जाता हूँ तो लोगों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने ये काम रात में करना शुरू किया है। सारे प्रोजेक्ट यहाँ काशी के अंदर चल रहे हैं, मैं उनको देखूंगा अब जाके, क्योंकि दिन में जाता हूँ तो लोगों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने ये काम रात में करना शुरू किया है। और रात को लगभग उन्होंने 1.5 से 2 घंटा उन प्रोजेक्टों को देखा, और पुनः प्रातः 8 बजे फिर से तैयार होकर आ गए। तो आप सोचिए, पूरे दिन भर काम, दिन भर सारे कार्यक्रम, दिन भर इतनी समीक्षाएं, इतने सरकारी काम, जनता से मिलना, उसके बाद फिर से जो है पुनः उसमें तो कितनी प्रेरणा देता है। तो सब ऐसे होता है काम। अब लोगों को काम समझ में नहीं आता, कुछ लोग सड़कें रोककर VIP मूवमेंट बनाते थे। मोदी जी ठीक उससे उलट VIP मूवमेंट से बचते हैं, रात में अपना काम करते हैं। ये कोई आज पहली बार काशी में नहीं गए, जब से CM थे तब से यही हाल है मोदी जी का। जो लोग मोदी जी को नहीं जानते उनको बता दूं, और PM बनने के बाद और भी ज़्यादा इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जितने भी इंस्पेक्शन है वो रात में करें। दिल्ली के अंदर भी वो रात में ही निकलते हैं इंस्पेक्शन के लिए। वैक्सीन लगवाने भी वो अल सुबह 6 बजे निकले थे, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब ना हो, आपको घंटों जाम में इंतज़ार ना करना पड़े, इसका ख्याल प्रधानमंत्री रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसीलिए काम ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि इतना काम करते हैं। रात के 1 बजे तक तो इंस्पेक्शन ही कर रहे हैं, उसके बाद में 1:30 बजे तक, सुबह 8 बजे फिर तैयार। चलिए साहब, तो ये जो है भगवाकरण, जो भगवा हो रहा है, इधर भगवा उधर भगवा, काशी विश्वनाथ फलाना ठिकाना, ये लोग किसी मतलब के हैं या ऐसे ही हैं? ज़रा उसको भी देख ले, किसी मतलब के हैं या नहीं। कर्नाटका, men held for sexual abuse after victim's mother seeks VHP help। बताइए, तब पकड़ा गया जब विश्व हिंदू परिषद से उसकी माँ ने मदद मांगी और विश्व हिंदू परिषद ने मदद करी।
49-year-old man was arrested on Sunday by the Surat Kal police for allegedly sexually harassing 27-year-old woman. The woman's mother has sought help of विश्व हिंदू परिषद. ठीक है, विश्व हिंदू परिषद से जब मदद ली तब सिटी पुलिस ने इसमें आकर कार्रवाई करी बेंगलुरु में, वरना कार्रवाई नहीं हो रही थी. तो काम ये लोग आते कि नहीं आते भाई, वीएचपी बजरंग दल वाले? फिलहाल तो काम दिख रहा है इनका, कुछ तो काम कर रहे हैं. ठीक है ना. तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसी ऐसी बातें आएंगी तब क्या होगा? तब देश में दंगे हो जाएंगे. हम नहीं कह रहे, नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि देश में दंगे हो जाएंगे. डरता हूँ मेरे बच्चों का क्या होगा. नसीरुद्दीन शाह ने दिखाया गृह युद्ध का डर. कहा गाय की मौत बनती है मुद्दा, मुगलों ने बनाया भारत को. बताइए, गृह युद्ध के डर धमकी दे डाली यार. ऐसा गजब. नसीरुद्दीन जी क्या हो गया भाई? माना कि पैसे लेकर लोग ट्वीट करते हैं, पैसे लेकर लोग वीडियोस बनाते हैं, पर आप तो कम से कम पैसे लेकर इतना वीडियो मत बनाओ कि वो कष्ट हो जाए. और वो भी ये कहना कि देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा. कमाल है. बड़ा कमाल है. समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं. खैर, मुगलों की बड़ी वाहवाही करी, तमाम किया, ढिकान किया, इतनी सारी बातें इन्होंने करी. चलो भाई, बड़ा मुगलों का महिमा मंडन किया. आइए इनका महिमा मंडन हम दिखा दें एक बार में. ये है असलियत. काशी, मथुरा, अयोध्या, भोजशाला, सूर्य मंदिर कश्मीर, महरौली, सोमनाथ, भद्रकाली, अहमदाबाद और अब द्वारका भी. पूछ भी रहे हैं कहीं जगह शेष बची है क्या, तो लाओ ले आओ. ये स्थिति है. जो लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं वो जरा अपनी असलियत देख लें, जरा गिरेबान में झांक लें. दंगों की साजिश मतलब देश में गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, तो इनके कहने से गृह युद्ध हो जाएगा क्या? आइए वो भी देख लेते हैं. चचा कुछ कह रहे हैं कि नहीं? देखें, टोपी लगाएं, इस्लामी टोपी. मोहम्मद इशाक जी. मोहम्मद इशाक जी मुख्यमंत्री को देखने आए क्या? जी जी. योगी जी को देखना है. क्या काम समझ में आया मुख्यमंत्री जी का? सारे काम समझ में आए. गुंडागर्दी खत्म, दादागिरी खत्म, जहाँ कब्जा कर देते लोग उन पर भी अंकुश किया है और सब कुछ काम बढ़िया किया. गुंडागर्दी खत्म, दादागिरी खत्म. हाँ बिल्कुल, गुंडागर्दी दादागिरी सब खत्म कर. पहले क्या हुआ करती थी क्या? पहले तो अरे गुंडागर्दी रूज पे थी. अखिलेश के जमाने हमारी जमीन पर कब्जा करने के चक्कर में थे. आपकी जमीन पे? ये हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया था. फिर क्या हुआ? फिर हम डीआईजी पे पहुंचे. अब जब योगी जी आए तब सुकून हुआ. कब्जा हट गया? जी, कब्जा हट गया. मतलब योगी की सरकार में कब्जा हट गया? हाँ जी, कब्जा हट गया. फिर वो गुंडे कहाँ चले गए जो कब्जा कर रहे थे? भाग गए सब. सब भाग गए, सब छोड़ कर मैदान भाग गए. सब छोड़ के मैदान भाग गए. हाँ. मोहम्मद इशाक जी. मोहम्मद इशाक जी मुख्यमंत्री को देखने आए क्या? जी जी. योगी जी को देखना है. क्या काम समझ में आया मुख्यमंत्री जी का? सारे काम समझ में आए. गुंडागर्दी खत्म, दादागिरी खत्म, जहाँ कब्जा कर देते लोग उन पर भी अंकुश किया है और सब कुछ काम बढ़िया किया. गुंडागर्दी खत्म, दादागिरी खत्म. हाँ बिल्कुल, गुंडागर्दी दादागिरी सब खत्म कर. तो साहब हुआ करती थी क्या? वो कह रहे थे कि गृह युद्ध हो जाएगा देश में. गृह युद्ध तो हुआ नहीं. चचा तो उल्टा इस तरफ आ गए. चचा तो कह रहे हैं कि भैया हम तो योगी को ही वोट देंगे. क्या करें, लाहौर पे बिल्ला कूदते भैया, बड़ा जमकर कूदते. समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या. खैर, और भी लोग हैं, चलिए उनकी भी सुन लें. जी हम कहा बोले, हम तो एकदम उनका भक्त हैं. जोगी जी का. हाँ बोला ना, तो ये सब थोड़ी है. हमान का करकट का घर रहे, जोगी जी पैसा देना, हमान का घर बन गई. हमान का आजीवन उनका श्रेणी है. यहाँ आजीवन जब तक जिंदा रह जाए जोगी जी का श्रेणी है. जहाँ केहू की काला पर हमान का बाके वाला ना है. जहाँ ऐसे कि हमान के पक्का छत हुए दिले वहाँ. कैसे सरकारी आवास बोला? आवास मिलल, प्रधानमंत्री आवास. जी, हमन के दोनों भाई के मिलल.
जी हम कहा बोले, हम तो एकदम उनका भक्त है साहब, एकदम भक्त हैं, क्योंकि आवास मिल गया, घर मिल गया, छत मिल गई, जो कभी नहीं मिली उनको पूरे जीवन में अपने। इसलिए वो अब आगे कोई बात नहीं करना चाहते, कहते जी हम तो उन्हीं को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। क्लियर है? अब ईवीएम हैक होगी, फिर अभी चाचा ने ईवीएम हैक करा दिया, अब ये भी ईवीएम हैक कराएंगे। ये ईवीएम इतनी हैक होगी तो भाई ईवीएम की तो इज्जत लौट जाएगी भाई। चलिए क्या कर सकते हैं, और देख लें जरा। मंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जोगी बाबा का। और सपा है, बसपा है, कांग्रेस? सब खटकिरवा डाल लो, खटकिरवा चीलर जुआ है सब है। अखिलेश जी तो बड़े बड़े वादे कर, कांग्रेस? सब खटकिरवा डाल लो, खटकिरवा चीलर जुआ है सब है। कांग्रेस? सब खटकिरवा डाल लो, खटकिरवा चीलर जुआ है सब है। अखिलेश जी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अरे वादा की हंस का होता है, वो पड़वा दुहत है तो पड़वक 16 लीटर दूध ना आई साहब। पड़वा दुहत है तो पड़वक 16 लीटर दूध ना आई साहब। मंत्री किसको देखना चाहेंगे? तो साहब ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। फिर बाद में, इसलिए हम अभी बता रहे हैं कि बाद में कोई ये ना बोले कि भैया ईवीएम हैक हो गई, है ना। चिल्लर भी बता दिया इनको, पता नहीं क्या क्या बता दिया भाई, पड़वा धोने वाला बता दिया। 16 लीटर दूध नहीं देता, पाड़े को धोगे तो। कमाल है, क्या कह दिया उन्होंने, सुन लेंगे अखिलेश जी तो हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। खैर, तो ये तो हुई उत्तर प्रदेश की जनता की बात, सरकार क्या कर रही है। लेकिन योगी जी तो ठाकुर लॉबी को वो करते हैं, योगी जी तो ठाकुर है ना, तो पूरी ठाकुर लॉबी उन्होंने बैठा रखी है। किसी थाने में देख लीजिए ठाकुर, इधर देख लीजिए ठाकुर, उधर देख लीजिए। ब्राह्मणों का बड़ा नुकसान हो रहा है, ब्राह्मण कोई नहीं बैठाया। अच्छा, तो देख ले ब्राह्मण कौन बैठाया कि नहीं। शतरंज में जिसे आप वजीर कहते हो ना, सीनियर ब्यूरोक्रेट डीएस मिश्रा प्रपोज टू बी न्यू यूपी चीफ सेक्रेटरी। 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे थे। मिश्रा इज ड्यू टू रिटायर ऑन दिसंबर 31। मिश्रा जी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे थे। योगी जी ठाकुर ने ब्राह्मण को अपना वजीर बना लिया, चीफ सेक्रेटरी बना रहे हैं उत्तर प्रदेश का। अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ब्राह्मणों पंडितों, या अभी भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब तो वोट दोगे, अब तो कोई नहीं कहेगा कि भाई ठाकुर लॉबी चल रही, ठाकुर लॉबी चल रही। कहाँ थाने वाने में पड़े हो, चीफ सेक्रेटरी तुम्हारा बना दिया, वजीर तुम प्यादों के चक्कर में घूम रहे हो। ठीक है, खुश हो? तुम अभी भी खुश नहीं होगे, क्योंकि एजेंडा तुम्हारा कुछ और है, और एजेंडा ये है कि तुमको कांग्रेसी हो और अपने एजेंडे के साथ चलते हो, है ना। इसलिए आपको ये बात भी समझ में नहीं आएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जरा उसको भी देख लें। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। क्या सही बात है? हाँ, बात तो सही है भाई, न्यूज़ तो आ गई। योगी सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया। अब इस रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का टिकट बुक कराइएगा नेक्स्ट टाइम जब कराए। झांसी ना बोलिएगा, हो सकता है आपकी ट्रेन ही छूट जाए या रिजर्वेशन ही ना मिले, है ना। थोड़ा सोच समझ कर, किसी से बोले तो बोल दीजिएगा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर उठा दीजिएगा, वरना वो झांसी ढूंढता रहेगा, आपका स्टेशन छूट जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा। और ज़रा ये आ गया तो उसको भी देख लें।
नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने अधिसूचना के अंतर्गत होने तिथि से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या इतने इतने दिनांक इतने इतने द्वारा दी गई अनापत्ति क्रमांक झांसी रेलवे स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष परिवर्तित कर दिया गया। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, रेलवे स्टेशन का वर्तमान नाम झांसी रेलवे स्टेशन बदल गया वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन और वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, है ना। रोमन लिपि में, देवनागरी लिपि में, क्लियर। सरकारी बड़े तरीके से होते हैं, बहुत तरीके से लेटर बनाए जाते हैं, एक एक चीज़ लिखी जाती है, कौन सी लिपि क्या होना है क्या नहीं। आई एम परफेक्टली ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना, मैं एकदम ठीक हूँ। तो ये है। खैर भाई, स्टेशन का नाम भी बदल दिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने ही कार्यकर्ताओं की ख्याल नहीं होता कुछ पार्टियों को। वो कह रहे हैं हम लाल टोपी वाले, हम आने वाले, लेकिन आइए ज़रा सच्चाई दिखाएं इनकी। आप ज़रा सच्चाई देखिएगा इस वीडियो में, इस लड़के को देखिएगा। ये आया और अखिलेश ने धक्का दिया और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने मार के भगा दिया इसको। गर्दन पकड़ के धक्का दे दिया। काम निकल गया तो भगा दो और आराम से अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। भाई बड़ी बेइज्जती है, भाई बड़ी बेइज्जती है। इसके बाद भी लोग कार्यकर्ता बने रहते हैं। हमें तो समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसे कार्यकर्ता कैसे बने रहते हैं। आखिर ऐसे कार्यकर्ता कैसे बने रहते हैं। खैर, अब जब ऐसे धक्के वाली वीडियो आएंगी तो फिर वीडियो दूसरी भी आएंगी। कार्यकर्ता चुप थोड़ी बैठेगा। कार्यकर्ता क्या करेगा? आइए देखिए। हम निकालेंगे, सभी लोग निकालेंगे। चौपाल लगा रहे हैं, निकालेंगे। हमारी यहाँ तो जनता का देख ही रहे हैं, जल सैलाब बढ़ा हुआ है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में और हम करेंगे। इसलिए हम मजबूती से हम सब लोग संकल्प लेंगे और लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेंगे और लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सब लोग संकल्प लेंगे और लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ले भैया, समाजवादी टोपी, समाजवादी रैली, संकल्प लेंगे कि समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। शाबाश, बिल्कुल सही। ऐसे ही बदला लेना चाहिए। जो नेता धक्का दे दे, गर्दन पकड़ के धक्का दे दे, धकिया दे, ठीक बात है, सही जा रहे हो आप लोग। फिर ये कहेंगे ईवीएम हैक हो रही है। अपनी करतूतें नहीं दिख रही, कार्यकर्ता नहीं दिख रहे, फिर कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। अब इसमें कोई दूसरा क्या करेगा? होप ऑल इज वेल विद यू, प्लीज़ लुक आफ्टर योर हेल्थ, मे महादेव ब्लेस यू। जी बिल्कुल लोकमुद्रा जी, मैं एकदम ठीक हूँ, है ना। तो ये स्थिति है। किन्हीं और सज्जन ने भी पूछा था क्या प्रॉब्लम है, वो कल बता दिया सर, है ना। तो लेट्स मूव ऑन। चलिए और आगे चलते हैं। और आगे ज़रा वो देख लें कि भाई साहब, ये भाई साहब किधर हैं। राहुल गांधी फ्लाइज टू इटली टू रिंग इन न्यू ईयर, लीव्स इंडिया अ मंथ आफ्टर लंदन हॉलीडे। लो भैया, ऐन चुनाव के समय पर आप कहाँ चले गए? टाटा बाय बाय, छुट्टी मनाने। ओके, चला टाटा बाय बाय, गया भाई साहब, हो गया कल्याण। फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। इन्हें छुट्टी मनाने का इतना शौक है कि पूछिए मत। फिर कहते ईवीएम हैक हो गई। क्या बोले? आइए ज़रा देख लें, सुन लें। वक्त हमें खबर मिल रही है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए हैं। नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए वो विदेश गए हैं और ऐसे में जो उनकी पंजाब में रैली होने वाली थी 3 जनवरी को, वो हो सकता है कि अब वो रैली नहीं हो पाए। रवि त्रिपाठी और इंफॉर्मेशन के साथ लगता है कि अब वो रैली नहीं हो पाए। हो सकता है कि अब वो रैली नहीं हो पाए। एंकर को भी हंसी आने लगी, मतलब इनका नमूनापन देख के।
अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार चुनाव के ऐन मौके पर भाग जाते हैं, रिजल्ट आने से पहले भाग जाते हैं। मतलब कमाल, क्या गजब आदमी है। एक तरफ अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, वो प्रधानमंत्री जो रात के 1 बजे कहते हैं कि अभी मेरा और काम बाकी है। दूसरी तरफ ये है जिन्हें छुट्टी चाहिए। इनको भाई साहब छुट्टी का मंत्री कोई होता है क्या? वो छुट्टी का मंत्री बना दो, केंद्रीय छुट्टी मंत्री, ही विल बी मोर देन हैप्पी। गलत जगह आ गए, इनको जुडिशरी में जाना चाहिए था, वहाँ छुट्टियाँ बहुत हैं, वहाँ तसल्ली से आराम से छुट्टी काटते। गलत जगह आ गए। अच्छा, ये इनका प्रोफेशन है भी नहीं, इनको तो कहीं वो इवेंट मैनेजमेंट में भेजना चाहिए था। इवेंट मैनेजमेंट वाली जो लाइन होती है ना, वहाँ की छुट्टी भी चलती रहती, काम भी होता रहता, तो बहुत बढ़िया तरह से इनका होता। ज़बरदस्ती इनको राजनीति में ला के फंसा दिया बेचारा आदमी, उसको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। खैर, पंजाब की बात आएगी, पंजाब की रैलियाँ भी कैंसिल होने वाली है। 3 जनवरी की इनकी पंजाब की रैली है, वो कैंसिल होने वाली है छुट्टी के चक्कर में। बड़ी आफत है भाई, बड़ी आफत है। खैर, पंजाब की जब रैली कैंसिल होने वाली तो पंजाब की और बात कर लें। बीजेपी में आ चुके हैं अब तो। बीजेपी लीडर मजिंदर सिंह सिरसा, सिक्योरिटी अपग्रेडेड टू Z कैटेगरी। Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई इनको, मजिंदर सिंह सिरसा को। सही है, बीजेपी में आ गए बीजेपी के नेता तो Z सिक्योरिटी दे दो। एक आम आदमी काम कर रहे करते कौन पूछता है? उसको सिक्योरिटी कौन देगा? कोई नहीं देगा। सवाल ये उठता है कि आखिर सबको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि दी नहीं जा सकती। तो फिर इसका दूसरा उपाय क्या है? उसका दूसरा उपाय ये होता है कि जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज कर दो, जिस वजह से सिक्योरिटी देनी पड़ रही है उसको कुचल कर रख दो। कर सकती है सरकार, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा, नैरेटिव उल्टा सेट हो जाएगा, इसलिए नहीं करती हैं सरकारें। तो खैर, बहरहाल करना चाहिए लेकिन नहीं करती। तो मजिंदर सिंह सिरसा को Z सिक्योरिटी मिल गई है पंजाब में, अच्छी बात है। पप्पू बेचारा नॉर्मल, कांग्रेस ने फंसा दिया। जी अश्विन जी, कांग्रेस ने फंसा दिया। एक मिनट, थोड़े और कुछ कमेंट ले लूँ। हृदय मुखिया जी धन्यवाद, प्रज्ञेश दुर्वे जी धन्यवाद, डॉक्टर मनीष निगम धन्यवाद, अमित कुमार जी आपको भी धन्यवाद, चंचल दास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंचल दास जी, और किरण ज्वाला धन्यवाद आपका। कुछ कमेंट यहाँ भी आ गए, ज़रा इनको भी ले लें। देवव्रत जी कहते हैं नो सर, इट्स अ स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम कांग्रेस, दे साइलेंटली हाइड राहुल एल्स ही वुड सिंगल हैंडेडली टेक बीजेपी टू विक्ट्री। यस, बिल्कुल सही, ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसमें भी उनकी स्ट्रेटजी होगी, मे भी इंस्ट्रक्शन लेकर आए अपना आपको आपो से। हाँ मोनेस जी बिल्कुल सही करें। सर यू हैड ऑल्सो नोटिस्ड वंस देन व्हेन ही इज़ अवे फ्रॉम कंट्री सम बिग प्लान्स आर मेड बाय हिज पार्टी। यस, और उसके बाद बहुत कुछ होता भी है, कुछ नई नई घटनाएं होती हैं। खैर, पंजाब की बात चल रही सर, पहले पंजाब का एक ट्वीट देखें, पंजाब का एक वीडियो देखें। सबसे पहले आप वीडियो देखें, फिर ट्वीट दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਆ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ? ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਢਾਬਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ दिन बाद दूजे दिन बाद कभी हेल्थ अफसर आ रहे हैं, कभी कोई अफसर आ रहा है, कभी कारपोरेशन आ रही है। सो चलान ते चलान हार के मैंने ढाबा बंद करना पाया। मैं कहा वड़ जा हूँ बदला सिस्टम दे विच। सो सिस्टम च आ गए और आइए
अब ये क्या कह रहे हैं ज़रा इसको समझ लीजिए। कहते जी मैं करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ, चुनाव जीत गए। कौन है ज़रा पहले इसको देख लें, है ना। आपके दमनप्रीत सिंह हैं, कहते हैं उनको अपना ढाबा बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो करप्ट सिस्टम है। और इन्होंने जो है आज बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा को हराया। तो कहते हैं बड़े जी बड़ी अच्छी बात है और इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ मेरे को लड़ना है। करप्ट सिस्टम ने, इस सिस्टम ने रोज़ मेरे चालान काटते थे लोग आके पैसे नहीं देने की वजह से, इसलिए मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़ा सॉरी, तो इसलिए मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़ा। तो ज़रा वो भी देख लें कि इनके ढाबे की तस्वीर भी देख लें। आइए, पहली बात, इनका ढाबा बंद हुआ ही नहीं, इनका ढाबा चालू है। ये रहा सरदार जी का ढाबा, ये इनका ढाबा है जो चालू है। चिकन सूप बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, लगा लगा चिकन मटन खूब खाओ जी, लगा काट 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 काट। दूसरी बात, इनका चालान इसलिए नहीं कटता था, ये ढाबा है। पहली बात, इनके ढाबा ये रहा अंदर, ये आगे का जो जगह है ये चलने का जगह है जो अक्सर आपने मार्केट्स के अंदर देखा होगा, ये पूरी घेरी हुई है। सिर्फ इतना नहीं, ये सड़क भी, फुटपाथ भी पूरा घेरा हुआ है। इसके बाद सड़क भी पूरी घेरी हुई है, स्टूल लगा के, टेबल कुर्सी लगा के। ये है सरदार जी का ढाबा, इसलिए इनका चालान कटता था, ठीक है ना। दमनप्रीत जी, ये आपका ढाबा है, यहाँ से लेके वहाँ तक फैला हुआ, और ये फुटपाथ पर भी पूरी सड़क इन्होंने घेर रखी है। बीच का फुटपाथ, इधर का फुटपाथ, सब फुटपाथ, मतलब आदमी चलेगा कहाँ भाई, इसलिए इनका चालान कटता था। तो दमनप्रीत जी ने आके बता दिया, बोले जी करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने आया हूँ। दमनप्रीत जी आम आदमी पार्टी के हैं ये। दमनप्रीत जी, पहले आप अपने करप्शन से तो लड़ लो, तब आप करप्ट सिस्टम की बात करना। इतना ख़राब हाल है आपका कि आप गुंडागर्दी करना चाहते हो। आप, ये आम आदमी पार्टी वालों का बेसिक स्ट्रेटजी, गुंडागर्दी करेंगे और चिल्लाएंगे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बेसिक स्ट्रेटजी है, हर जगह इनकी स्ट्रेटजी मिलेगी। आम आदमी पार्टी वाला जहाँ चिल्ला रहा, मतलब समझ लो एक नंबर का चोर बेईमान है, महाचोट्टा है वो, ये एकदम क्लियर है, ठीक है ना। खैर, अब तो सड़क पे कब्जे होंगे साहब, चालान कौन काटेगा। आम आदमी पार्टी की एक और करतूत देख लीजिए, हम नहीं करे खुद, ये भी आम आदमी पार्टी के एक विधायक के ऊपर आरोप लगा रही है। और आज भी तो आप लोगों से निवेदन है, जो भाई मेरा साथ देना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें, लेकिन मरूंगी तो इज्जत और मान सम्मान के साथ, जिंदा रहकर अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। दूसरी चीज, वंदना कुमारी के खिलाफ मोर्चा खोले रखूंगी। इसने जो मुझे 3 दिन पहले धमकी दी और ये आज उस धमकी को पूरा करना चाहती है, तो कभी भी किसी भी वक्त मेरे ऊपर हमला हो सकता है। तो बाद में मेरे मरने के बाद कोई कैंडल मत जलाना, लेकिन जीते जी इसके विरोध में खड़े हो जाइए, ताकि मैं आप लोगों के साथ हूं और मुझे मेरे भाइयों का, बहनों का साथ चाहिए, और बाकी मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। नमस्कार। चलिए भाई, हमने तो आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचा दी। वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी की विधायक है, उनके खिलाफ इन्होंने बोला, इनको जान से मारने का प्रयास वो कर रहे हैं। ये खुद भी आम आदमी पार्टी से ही हैं, ठीक है। सबसे मज़े की बात ये, खुद भी आम आदमी पार्टी से, और इनको मारने का प्रयास कर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी की असलियत है। खैर, आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकती है, मन में जहर, झूठ बोलना, लोगों के मनों में, दिलों में जहर घोलना, मन में जहर घोलना। आखिर ये विचारधारा आती कहाँ से है? इस विचारधारा को भी हमको देखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। तो आइए उस विचारधारा के पास चलते हैं। द अटलांटिक कैरावन मैगजीन कॉलमनिस्ट goes hysterical, calls Indian diaspora termites over हिंदू होमलैंड रेंट। हिंदू होमलैंड की बात करी तो उनको भाई बड़ा बुरा लग गया। कहते हैं कि दीमक हैं ये है असल इनका चेहरा, इनका असल चेहरा ये रहा आपके सामने। तो साहब, my time in the US has only made me detest diaspora even more than I already did. Most, at least my bay are lot. Don't read, don't vote or volunteer or donate. Termites. इंडियन डायस्पोरा को टर्माइट्स बोल रही हैं। अरे गजब भैया गजब। और कैरावन में ये लिखती हैं, पत्रकार हैं, पत्तलकार हैं, कॉलम छपते हैं इनके,
कैरावन मैगज़ीन तो आप जानते हैं कितनी अच्छी मैगज़ीन है, सब जानते हैं। टोटल एंटी इंडिया मैगज़ीन है। तो हिंदुस्तानियों को टर्माइट्स तो बोलेंगे ही, इसमें कौन सी नई बात है? ये मानसिकता इन लोगों की है। कमाल की बात है, बड़ी अजीबोगरीब मानसिकता है। कहाँ से जहर लेकर आते हैं? क्या अंग्रेज़ी में लिखेंगे, अंग्रेज़ी में बोलने चालने वाले लोग, अंग्रेज़ी लिखने वाले लोग, लेफ्टिस्ट लोग। चलिए आइए और देखें ज़रा। तो भाई सब पैसे का खेल है, पैसे का झगड़ा बताया जा रहा है। वीडियो पैसे के झगड़े को लेकर है। हमें नहीं मालूम आवाज़, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रही। किसी को समझ में आया तो हमें बताइएगा झगड़ा किस चीज़ का है। मज़ा नहीं आया। इतनी बातें होती रही, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, धूम धुचाई तो खैर दिखती तो मज़ा आता ज़्यादा। खैर लोग बता रहे तेलुगु में मनी ओनली, मनी का ही मैटर है। बताइए। और तो कहते हैं हम सब कुछ छोड़ कर आए हैं, पैसे ऐसे कि इनको कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं। फिर ऐसा कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल, 9 से 10 के बीच में फ़ोन कर सकते हैं आयुष जी, है ना। कल, अच्छा कल ठीक है, कर लीजिएगा। कुछ लोगों ने आज भी कॉल किए थे, उनके कॉल नहीं उठे, तो आपको शायद मालूम है क्यों नहीं उठे। श्रीकांत गंगुर्दे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीकांत जी। तो खैर, तो ये चीज़ है। कमाल है। पैसे की बात आई, तो पैसे की भी बात कर लें। आइए, सॉरी, इनकम टैक्स रेट। लो भैया, पैसा होना भी आफत है। इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है। इनकम टैक्स विभाग का राजस्थान में 2 कारोबारी समूहों पर रेड, 300 करोड़ रुपए का कालाधन पता लगा। लो भैया, 300 करोड़ रुपए का कालाधन राजस्थान में ही पकड़ लिया। अभी तो उत्तर प्रदेश में ही पकड़ा था, राजस्थान में हमने उस दिन भी आपसे कहा था सब जगह पकड़ा जा रहा है, कोई एक जगह नहीं। राजस्थान 2 कारोबारियों पर इनकम टैक्स के छापे में 300 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ। 300 करोड़ की अघोषित आय पकड़ी गई। ठीक है ना। तो लगातार छापे पड़ रहे। कोई ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में, अब राजस्थान में तो चुनाव नहीं है, राजस्थान में छापा कैसे पड़ा? राजस्थान में क्यों पड़ गया? वो तो कह रहे चुनाव के लिए छापा पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि बार बार चिल्ला रहे हमारे लोगों पे, हमारे लोगों पे, हमारे लोगों पे। इनकम टैक्स तो छापा मार रहा है। अब वो सारे आपके लोग निकल रहे हैं, ये तो बात आप जानो कैसे निकल रहे हैं। पहली बात, क्या सारे चोर आपके हैं? क्या जितने भी चोरी करते हैं वो आपकी पार्टी के? दूसरी बात, क्या सारे चोरों से ही आपका रिलेशन है? तीसरी बात, क्या जो भी पकड़ा जाता है उसकी दलाली करने के चक्कर में आप कह देते हो हमारा आदमी, हम तुमको छुड़वा लेंगे? बहुत सारी बातें। इन तमाम सारी बातों को जवाब तो जनता मांग रही है। नागिन जी कहते हैं हाउ सेक्शन 80G एग्जम्पशन ब्रॉट इन इनकम टैक्स, दिस इज हाउ सेक्शन 80G एग्जम्पशन। यस, तो ये चीज़ें हैं कुछ जो सामने, क्योंकि बड़े अजीब बात है कि लोग उन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं जो टैक्स चोरी कर रहे हैं। कमाल है भाई, कमाल। जी के जी, हर हर महादेव भैया आपको। तो बड़े ही कमाल की बात है, ऐसे भी लोग हैं। कमाल है।
कोई सज्जन कह रहे थे खुदा है खुदा है। भाई साहब, जहाँ जहाँ खुदा है वहीं वही आदमी गड्ढे में गिरा है, इसलिए बाहर आ जाओ उस खुदे से। जहाँ जहाँ खुदा वहीं वहीं आदमी गड्ढे में गिरा है। आप कहाँ चक्कर में पड़े हो? खुदा है खुदा है खुदा है तब से लगे हुए हो, बाहर आ जाओ सर इससे, है ना। चलो खैर, तो ये तो ही छापे की बात है। कहाँ से? राजस्थान के जयपुर से। एक और चीज़ पे आते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर महिला के अंडरगारमेंट से मिला लाखों का सोना, कस्टम इंटेलिजेंस विंग की कार्रवाई। ले भैया, जयपुर से सोना भी मिल रहा है। अब तक तो केरल में ये धंधा चल रहा था, अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी शुरू हो गया। हाँ, कमाल है भाई, बड़ा कमाल है। अब जयपुर से भी ये सब शुरू हो गया। कैसे काम बनेगा बाबा, ऐसे कैसे चलेगा? हाउ ओल्ड वाज नेफ्यू, व्हाट हैपेंड टू हिम? अभिजीत जी, इस बारे में अपन लास्ट में चर्चा करते हैं, अभी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सोना अब यहाँ भी मिलना शुरू हो गया भाई, कमाल है। चलिए, तो सरकारें क्या कर रही हैं? सो रही हैं, कुछ काम कर रही हैं। जो सरकार काम कर रही है वो भी देख लीजिए। आइए, रक्षा मंत्रालय ने जारी की तीसरी पॉजिटिव लिस्ट। डिफेंस से जुड़े करीब 2500 उपकरणों के आयात पर लगाई रोक। 2500 उपकरण अब मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे। उपकरण हैं ये, है ना, ठीक है। इसके अलावा इससे 3000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भंडार का बचत होगी। इसके अलावा 300 ऐसे आइटम्स हैं, ये अभी आप जो देख रहे हैं ये उपकरण है, और 351 आयातित वस्तुओं को अगले 3 वर्ष में स्वदेशीकरण किया जाएगा। तो जो वस्तु है, 351 वस्तुएं हैं, उसको भी ख़त्म करेंगे अगले 3 वर्षों में। इससे भी बहुत ज़्यादा जो है सरकार को फ़ायदा होगा, और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, उस पर थोड़ा और आगे काम होगा। धीरे धीरे करके सरकार बैन लगा रही है, और बैन लगाकर लोगों को मौका दे रही है, यहाँ के लोगों को मौका दे रही है कि भाई आपसे हमको ख़रीदना है, लेकिन अपन तो सो रहे हैं घर में बैठ के, अपन को कहाँ, अपन को ये है। हमने तो पहले ही कहा था तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, कोई मान ही नहीं रहा था। अभी देख लीजिए, अब तो सरकार बैन लगा के कह रही कि आपसे ख़रीदना है, तो अभी भी नहीं खरीद दे पा रहे आप घर में ही सो रहे हो, आप घर से निकलते ही नहीं हो। बहुत सारे लोग कल फ़ोन कर लेंगे, वो डिफेंस में मेरे को मैन्युफैक्चर करना, आप बता दो क्या करना है, मुझे हलवा ला कर दे दो, मेरे मुंह में खिला दो, मैं खा के सो जाऊंगा। रेड व्यापारी की मार रहे हैं, कांग्रेसियों की तो कुछ और ही मर रही है सर। इवन स्टेट्स आईटी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं क्या? हाँ, स्टेट आईटी डिपार्टमेंट नहीं होता, आईटी डिपार्टमेंट सेंटर का ही होता है ना सर, और वो सेंटर के ही अंदर आता है। तो साहब ये चल रहा है। सेना तो आपको बुला रही है, कहती आ जाओ भाई, रक्षा मंत्रालय आपको बुला रहा है कि भाई आप चीज़ें बनाइए, हमको दीजिए। ठीक है, सेना क्या कर रही है? इंडियन आर्मी सेट्स अप क्वांटम लेबोरेटरी, अ पुश फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वांटम लेबोरेटरी भारतीय आर्मी ने डेवलप करी है। क्यों करी है? रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। क्या रिसर्च और ट्रेनिंग होगी इसमें, ज़रा देख लें। इंडियन आर्मी सेट्स अप क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। अच्छा, एआई लैब इन्होंने इस्टेब्लिश करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब इन्होंने इस्टेब्लिश करी है, ठीक है ना। तो अब आपको सरकार सेना का जो है, जो उनका खुफिया तंत्र, तमाम सारी जो चीज़ें, एआई बहुत सारी जगह काम करता, बहुत सारी जगह काम में उपयोगी है। बहुत आवश्यक था, ये बहुत आवश्यक था एआई पे सेना काम करे, और सेना का खुद का एआई हो, अपने बेस से, ज़ीरो से स्टार्ट करके उसको बनाए। अब ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, याद से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, पर बहरहाल अब हो रहा है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम शुरू तो हुआ। ये मेरे ख्याल से इसमें पैसे की भी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। धड़ाधड़ जो है इसमें पैसा भी दिया जाना चाहिए, ताकि जल्दी से सेना काम कर सके।
सेना से संबंधित एक और खबर ले लेते हैं। आसाम राइफल हवलदार हु एस्कॉर्टेड दलाई लामा इन इंडिया इन 1959 डाइज लेड टू रेस्ट। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। ये उन 4-5 लोगों में से थे। ही वॉज द लोन सर्वाइवर। नरेश चंद्र दास वॉज द लोन सर्वाइवर वॉरियर ऑफ द असम राइफल अमंग band of 7 bravehearts who had successfully escorted and accompanied His Holiness Dalai Lama to Indian soil in 1959। 7 लोग गए थे, सब खत्म हो गए इनको लाने के लिए, सिर्फ ये बचे थे। अब ये भी खत्म हो गए। फिलहाल आज ये भी इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है ना, लेड टू रेस्ट इसलिए कहा जाता है, राइट। ठीक है, सो आइए, आपने इतनी सारी देखी न्यूज़, अब आपके फ़ायदे की न्यूज़ और देख लीजिए। 31 मार्च 2022 से पहले डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में घोषित करें नॉमिनी का नाम, वरना नहीं कर पाएंगे शेयर ट्रेडिंग। यदि आपने डीमैट अकाउंट खोल रखा है, यदि उसमें नॉमिनेशन नहीं है, 31 मार्च 2022 तक की आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख पे मत भागना, सर्वर डाउन हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। इसलिए अभी से नाम अपना नॉमिनेशन करवा लीजिए। नॉमिनेशन यदि आप नहीं करवाएंगे तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और 31 तारीख के बाद, 31/3/2022 के बाद आप अपने डीमैट अकाउंट से कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार की। फिर मत कहिएगा बताया नहीं था। आवश्यक रूप से आप इसको करा लें, बहुत ज़रूरी है। पैसे की इतनी सारी बात चल रही, तो एक और बात कर लें कि सबसे सस्ता घर कहाँ का है। तो भाई बड़े अचरज वाली बात है, भारत में रहने के लिए अहमदाबाद है सबसे सस्ता हाउसिंग मार्केट। जानिए कौन सा है सबसे महंगा शहर। तो कैसे सस्ता है? कुल आय के अनुपात में देय मासिक किस्त के आधार पर अहमदाबाद देश के 8 प्रमुख शहरों में सबसे सस्ता या किफ़ायती आवास बाजार है, जबकि मुंबई सबसे महंगा है। तो अहमदाबाद सबसे सस्ता है भाई, कमाल है। ये बात हमको पता ही नहीं थी। खैर, हमको तो अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा न्यूज़ पर कि सस्ता हो सकता है कि अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद तो यूजुअली बड़ा महंगा चलता है। बट एनीवेज, इनकम के आधार पर जो किस्त आती है उसके आधार पर इसको लिया गया। ठीक है, तो ये इतनी सारी न्यूज़ हुई। आइए अब जरा अफ़गानिस्तान चले, इंटरनेशनल न्यूज़ भी एक आध ले लें। अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है? अफ़गानिस्तान में वही हो रहा है जो समाजवादी पार्टी वाले यूपी में कर रहे हैं। आइए ज़रा देखिए। हारमोनियम तोड़े जा रहे हैं साहब, AK-47 बगल में। हारमोनियम तोड़ दिया, अब तबले की बारी है। चलो साहब, बहुत बड़ी तोप चला ली इन्होंने, गजब कर दिया, कमाल कर दिया। गाना बजाना, म्यूज़िक इस्लाम में हराम है। कमाल है यार, अजीब लोग हैं बहुत ही। चलो, तो ये आपने जो वीडियो देखी है अफ़गानिस्तान की, आइए बलूचिस्तान की देख लें, उसी से लगा हुआ है। बलूचिस्तान में जो बलूच लोग हैं उनके घरों को जलाया जा रहा है तहरीके तालिबान, TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा।
घरों को जला दिया गया, बेघर कर दिया गया इनको। ये स्थिति है। पाकिस्तान में भी कमोवेश वही हाल है जो यहाँ पर है। सर ये तो बेअदबी हो गई, गुरुद्वारे का लंगर है। जी अश्विनी जी, बिल्कुल बेअदबी हो गई। दे मेक दुर्योधन ऑल्सो लुक लाइक अ बॉय स्काउट। तुषार जी, बिल्कुल यही स्थिति है, एक्चुअली यही स्थिति है। तो वहाँ सब कुछ सही है। खैर, जो लोग डिस्पोजेबल का उपयोग करते हैं उनके लिए एक जानकारी है, ज़रा देखिए। राइस बार्न से बने हुए तमाम सारी चीज़ें आ गई है ना। क्या क्या है ज़रा देखिए। What things can be stored inside? We can fill all everything there. We can change the ingredient name. Lifetime also given extra. Can we wash it and reuse? No, sir. Once use only. 60 ml की cup. 90 ml. 60 ml 90 ml के कप है। Disposable flask. That is it. This one make it in areca cell. तमाम सारी चीज़ें। तो भाई इतने सारे ऑप्शन हैं। यदि अभी भी आप प्लास्टिक खरीद रहे हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल है इस पृथ्वी का बचना। कोशिश कीजिए। मिट्टी के नहीं है ये, धान का जो वो रहता है ना छिलका, उसके बने हुए हैं। तो ये है। कभी कभी जीवन में स्लो चलना अच्छा होता है, तो कभी कभी फास्ट चलना होता है, क्योंकि जीवन कितना है किसी को मालूम नहीं होता है। तो फास्ट कैसे चला जाता है जीवन में, ज़रा देखिए। कभी कभी जो है लीक से हटकर काम करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये साहब गए इधर उधर जाने के बजाय ऊपर। चूहा ये शिक्षा देता है कि हमेशा आप, जो बहुत सारे लोग होते हैं ना रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब रूल्स इन द सेंस वो वाले रूल्स नहीं जिस रूल को फॉलो करना चाहिए, कि ये काम स्टीरियोटिपिकली इसी तरह से होता आया है, यही पद्धति है। उस पद्धति को जब आप बदलते हैं तो आप उस काम को जल्दी कर सकते हैं। और ये इस चूहे ने तो कम से कम करके दिखाया है। तो जल्दी कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन जो व्यक्ति को लेना चाहिए। तो पेशेंस क्या कमाल दिखाता, ज़रा ये देखिए। ये देखिए, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था तो ये इसको काटने को दौड़ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल पेशेंटली आराम से बैठा रहा। थोड़ा सा दरवाज़ा और खोल दिया, और थोड़ी देर में देखेंगे आप पप्पू से स्मार्ट है माउस, इसमें कोई दो राय नहीं है अश्विन जी, पप्पू से स्मार्ट है। अब ये देखिए साहब, ये दोस्ती हो गई। थोड़ी देर पहले काटने को दौड़ा रहे थे। ये पेशेंस का कमाल है। तो जो थोड़ी देर पहले काटने को दौड़ा रहा था, अब वो बड़े आराम से खेल रहा है। So patience pays, but sometimes you run out of patience। खैर, दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों का ही आपको बैलेंस करना आना चाहिए। आप कैसे बैलेंस करेंगे, कौन सी चीज़ को कब करना है, ये आपको देखना है। तो
मित्रों आज का हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर रहने वालों के लिए 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। राइट, ये तमाम सारी वो चीज़ें जिसको आप जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी, हाँ थोड़ा जल्दी आज तो कुछ लोग किन्हीं सज्जन ने कुछ पूछा था, शायद कुछ सवाल पूछा था कि कैसे क्या, तो उनके बारे में एक जवाब देता हूँ कि इट वाज जो है वो इट वाज अ कार्डियक अरेस्ट था, तो एकदम से कुछ पता नहीं चल पाया कैसे क्या हुआ, है ना। बहुत सारे लोग देखना भी चाह रहे होंगे। अब ये इस दुनिया में नहीं है, तो आप सबसे मेरा निवेदन है आप इनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज ये पंचतत्व में विलीन हो गए और बहुत शानदार व्यक्तित्व, बहुत शानदार व्यवहार, जो भी कहें। लोग कहते हैं सर मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। अगर सबसे बड़ा फ़ैन मेरा देखना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा फ़ैन मेरा ये रहा आपके सामने। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए एडवांस में। और उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही वापस आओ, और इससे बेहतर कुछ और करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लान अधूरे रह गए। तो ये चीज़ें हैं, और वैसे यूजुअली हम पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करते नहीं हैं, प्रयास भी नहीं करते। तो ये तमाम सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, एनालिसिस इसी प्रकार से चलता रहेगा, आपका देश इसी प्रकार से चलता रहेगा, देश और धर्म का काम इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। राइट, तो ये था आज का लाइव मित्रों। कल फिर हाजिर होंगे बहुत सारे एनालिसिस के साथ, बहुत सारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जो है आप सबसे विदा लेते हैं। और सर नेम प्लीज़, वैभव नाम था, है ना। तो जैसा नाम वैसे ही काम भी था, उतना ही वैभवशाली काम भी था। हर जगह जहाँ भी जो भी टास्क दिया उसको उतनी उसके साथ पूरा भी किया, और ये है। तो खैर कोई बात नहीं। ठीक मित्रों, है ना। एज तो आपको दिख रही होगी, है ना। एज वॉज नियर 30, ही वॉज नियर 30। सो सर वैक्सीन रीज़न नहीं, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अब हो भी सकता है, इसलिए मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा कि आप लोग सलाद खाते हैं, सैलेड खाते हैं, है ना। तो उसको थोड़ा सा उसमें अगर हो सके, संभव हो तो एप्पल साइडर विनेगर आता है, उसको डाल के खाइए, है ना। एक चीज़ और आपसे बोलता हूँ, ये अपने घर के इकलौते चिराग थे, है ना। अब कोई भी नहीं है। साम्राज्य बहुत बड़ा है, राजघराने परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले थे, पीढ़ियों का नाम जो है यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। तो वही निवेदन दोबारा से आप सबसे, जो लोग सिंगल विकेट पर खेल रहे हैं, मत खेलिए, इतनी रिस्क मत खेलिए, क्योंकि फिर आपके पास कल कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, बल्कि हर हाल में रोटी की चिंता आप मत कीजिए, वो हो जाएगा इंतज़ाम। स्कूल की चिंता आप मत कीजिए, वो हो जाएगा इंतज़ाम। वो करने वाला ऊपर बैठा है ना। तो इसलिए बहुत ये जो चीज़ है इसको समझिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। और उसको आपको जितनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, उतना अच्छा होगा। जो लोग सिंगल विकेट पर खेल रहे हैं उनसे निवेदन है, आप ऐसे बहुत सारे केसेस हैं
गज़ल गायक भी थे शायद जगजीत सिंह, उनका भी एक ही बच्चा था, उसके बाद उन्होंने गाना वाना भी सब बंद कर दिया था, बाद में उन्होंने दोबारा शुरू किया। तो ये चीज़ें हैं, लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे सबक नहीं लेते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ना। तो जितने भी लोग हैं जो अभी हैं वो इस बात को ज़रूर 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 उसको अमल में लाएं, क्योंकि फिर बाद में कुछ बचेगा नहीं, बाद में सिर्फ पछतावा बचता, कुछ बचता नहीं है ना। तो वो बड़े बड़े साम्राज्य किसी काम के नहीं रहते उस समय। तो इसलिए थोड़ा सा जो गलतियाँ, ज़रूरी नहीं है आप भी वही गलती करें जो गलती हमसे हो रही है, हमसे जो गलती हुई है उससे सीख ले लें आप, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। और हाँ, भगवान पर भरोसा नहीं लोगों का, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ऐसा होता है कि लोगों का भगवान पर भरोसा नहीं होता, वो सोचते कि हमको खाने का इंतज़ाम करना, वो पेट दिया है तो रोटी भी वही देता है ना, इसलिए आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये है, फिर से वही सवाल आया क्या वैक्सीन से हुआ? नहीं सर, ऐसा कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है ना, ऐसा कोई वो नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को कहना या इस बात को मानना भी उचित नहीं होगा, ठीक है ना। मे बी और मे बी नॉट, बट ऐसा वैक्सीन से कभी हुआ है कि कुछ ऐसे केसेस आए, हज़ारों में कुछ केस आते हैं ऐसे जिसमें ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक उपाय है कि भाई एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा खा सकते हैं अपन खाने में, ज़रा सा 1 चम्मच ही तो डालना है सैलेड, पूरे सैलेड के ऊपर, कोई ज़्यादा बड़ी तोप थोड़ी चलानी है। तो दैट वे यू कैन ईजीली डू दैट। तो टेक केयर ओनली वेल लूज समवन, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। जब कोई आप लूज़ कर देते हो तब आपको वैल्यू मालूम चलती है। वी कैन फील योर पेन, हाँ ठीक है, उसमें भी क्या कर सकते हैं, जो है वो है। से यू सिंपली कैन नॉट रूल आउट थिंग्स, भगवान ने यही लिखा था। क्या होता ना, मेरे पास बहुत चुन चुन कर लोगों को रखता हूँ मैं, बड़े हीरे चुनता हूँ मैं, तो भगवान को बड़ा इजी लगता है, ये चुना चुनाया माल है, इसी में से ले लो। तो ऐसा भी ठीक है, ठीक है। तो ठीक है मित्रों, कल मिलते हैं। माफ़ी चाहता हूँ आज का लाइव आपका छोटा रहा और संभवतः शायद उतना अच्छा भी नहीं लगा होगा आप लोगों को। गाड़ी दोबारा पटरी पर फिर से आएगी ना, काम इसी प्रकार से चलता रहेगा। आई एम 32 फादर लेफ्ट 2 गर्ल्स 5 and 4 years। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फादर ऑफ 2 गर्ल्स, बहुत अच्छा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं मित्रों, बस अपना ख्याल रखिएगा, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और फोकसबाजी में मत जाइए, उसमें कुछ नहीं कहा। अच्छा खाइए पीजिए, अच्छी जो ओवर जो मेहनत होती है, एग्जर्ट जो लोग करते हैं अपने आप को जिम में जाके, वो भी मत कीजिए। जो मॉडरेट एक्सरसाइज है उसको कीजिए, पर स्वस्थ रहिए, सबसे पहली चीज़ ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कहा उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सिंगल विकेट है ना, फिर बाद में बड़ा भारी कष्ट होता है, उससे बचने का यही एक उपाय है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी प्रकार से आगे भी हम अपना काम करते रहेंगे। शुभ रात्रि मित्रों।